जान से मारने की धमकी और बलात्कार करने की धमकी। पुलिस कहती है कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हम तुझे मारेंगे भी, तेरी माँ तेरी माँ सब देंगे हम। नहीं करेगा तेरी औरत को घर नहीं करेगा तो। रॉड से वार हुआ, बाप और बच्चे की भी जान पर बनाई। पुलिस कहती है कुछ नहीं हुआ। ऐसे दिन दहाड़े मेरी भी आज हत्या हो जाती और मैं बड़ी मुश्किल से, मेरा बेटा कौन था सबके आग पास रखे थे, किसी के हाथ में बंदूक थी तो किसी के हाथ में चाकू था और एक जने ने पापा के वो के साथ वाले थे, वो मिलानो में था तो एक रॉड उठाई पापा के मारिया मेरे यहाँ पे लग गई। बंदूक किसके हाथ में थी बेटा? पता नहीं, उसको मैं जानता नहीं, पर चेहरे से सबका उसमें रुमाल बना था। सीसीटीवी तोड़े गए और अपहरण की कोशिश की गई और पुलिस कहती है कुछ नहीं हुआ। ऐसे ही लगा देते हैं और ऐसे ही हटा देते हैं हम दफा 307। कप्तान कहते हैं कुछ नहीं हुआ। ऐसे दिन दहाड़े मेरी भी आज हत्या हो जाती। दो जगह एक ही व्यक्ति, एक ही समय और फर्जी मुकदमा दर्ज और पुलिस कहती है कुछ नहीं हुआ। नैनीताल जिले में अपराधियों के खिलाफ आवाज उठाने का मतलब आपकी जान जोखिम में पड़ सकती है। हो सकता है पुलिस षड्यंत्र के तहत आप पर ही झूठे मुकदमे दर्ज कर दे और आप जब इसकी शिकायत पुलिस के उच्च अधिकारियों से करें तो वहां से भी आपको षड्यंत्र की बू आए। जी हाँ, एक ऐसा ही मामला हल्द्वानी में चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां पीड़ित मनोज गोस्वामी अवैध खनन को रोकने के लिए जब प्रशासन से शिकायत करता है तो अवैध खनन में लिप्त कांग्रेसी नेता हृदयेश कुमार शिकायत वापस लेने के लिए मनोज गोस्वामी और उसके पूरे खानदान को मार डालने की धमकी देता है और साथ ही उसकी मां बहन के साथ रेप करने की धमकी भी देता है, जिसका प्रमाण सोशल मीडिया में मौजूद है। वहाँ पास तुझे कॉल करके ये बोलना कि सारी की सारी पोस्ट डिलीट मार, तेरे घर में आके, समझ गया? क्योंकि हम तुझे मारेंगे भी, तेरी माँ तेरी माँ सब देंगे हम, समझ गया? अपनी सारी पोस्ट डिलीट मार। और तुम मुझे एक तरह भाई भी करो और गाली भी दे रहे हो। अगर दोबारा सुमित हृदय कोई पोस्ट करी तो तेरी घर में आके लो। अगर तू मेरी रिपोर्ट कराएगा ना तो मैं तेरी माँ मैं जानता हूँ, मैं ना मतलब तू समझ, तेरा चलना फिरना सब मुश्किल भी करेंगे, तुझे मारेंगे भी और सुमित हृदय की एंट्री बंद हो जाएगी। उस काले झंडे दिखाऊंगा मैं, पूरी उत्तराखंड की पुलिस, पूरा दुनिया का प्रशासन कम पड़ जाएगा। क्या हृदय भाई, वो बताओ, तुम जो जिस प्रकार बोल रहे हो, मैंने कौन सी गलती करी? तुम मुझे धमकी दे रहे हो, मारूंगा पीटूंगा। मैंने आपके बारे में कभी दुनिया के बारे में, यार आज रोना आता ना, जिस भाई के लिए हमने तू नहीं सुना, आज वो भाई हमसे बोल रहा हाथ पैर तोड़ूंगे। दम दूंगा मैं, रहेगा तरीके से रहेगा, हमारे सिस्टम से रहेगा। जब मनोज गोस्वामी काठगोदाम थाने में शिकायत लेकर जाता है तो काठगोदाम पुलिस हृदयेश कुमार के खिलाफ 504 और 506 के तहत मुकदमा पंजीकृत करती है, लेकिन आज तक उसकी चार्जशीट कोर्ट तक नहीं पहुंच पाती है। और जब इस बात को लेकर मनोज गोस्वामी हल्द्वानी में लगे डीजीपी अशोक कुमार के जनता दरबार में पहुंचता है तो पुलिस उसे वहां से भी उठाकर जबरन ले जाती है ताकि उच्च अधिकारियों तक स्थानीय पुलिस की कारगुजारियां पता न लग जाएं। इसके बाद मनोज गोस्वामी उत्तराखंड के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक से मिलता है, जिस पर जिले के एसएसपी कांग्रेसी नेता, जिस पर पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिला बदर करने की कार्यवाही के निर्देश जारी करते हैं। लेकिन कांग्रेसी नेताओं के दबाव के चलते कार्यवाही नहीं हो पाती है और कई महीनों तक फाइल लटक जाती है। अवैध खनन पर स्थानीय प्रशासन के द्वारा कोई कार्यवाही न होने पर पीड़ित कुमाऊं मंडलायुक्त से मिलता है, जिस पर कुमाऊं मंडलायुक्त दीपक रावत अवैध खनन को रोकने के लिए संबंधित विभाग को निर्देश जारी करते हैं। जैसे ही मनोज गोस्वामी शिकायत कर मंडलायुक्त के कार्यालय से निकलता है तो घात लगाए कुछ लोग पीड़ित मनोज गोस्वामी और उसके बच्चे पर लोहे की रॉड से वार करते हैं। पीड़ित के हेलमेट पहने होने की वजह से रॉड का वार विफल हो जाता है और मनोज गोस्वामी के कंधे पर चोट लगती है, जिसके बाद मनोज गोस्वामी अपनी जान बचाने को भागता है। कई लोगों से मदद मांगने के बाद एक परिचित की मदद से उनके घर में पनाह मिलती है और फिर पुलिस को सूचना दी जाती है।
पुलिस मौके पर पहुंचती है और हमलावर फरार हो जाते हैं, जिसके बाद पीड़ित फिर इसकी शिकायत लेकर पुलिस के पास जाता है और पुलिस नामजद तहरीर के आधार पर कई संगीन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर देती है, जिसमें हत्या की कोशिश करने की धारा 307 भी आरोपियों पर लगाई जाती है। लेकिन उसी दिन अचानक चमत्कार हो जाता है और कई महीनों से जिला बदर को लटकी फाइल आगे बढ़ती है और हमले के कुछ घंटे पहले ही मुख्य आरोपी कांग्रेसी नेता हृदेश कुमार को नैनीताल से जिला बदर कर दिया जाता है। कई दिन बीतने के बाद जब कार्रवाई नहीं होती तो सूत्रों से पता चलता है कि कांग्रेसी नेता का पुलिस पर दबाव काम कर रहा है, जिसकी झलक एसएसपी से किए गए वार्तालाप से मिलती है। दूरभाष पर नैनीताल एसएसपी पंकज भट्ट स्थानीय संवाददाता को बताते हैं कि दफा 307 तो यूं ही लगा दी थी, ऐसा कोई केस नहीं बनता। और एसएसपी पंकज भट्ट के द्वारा ये भी कहा गया कि आरोपी हृदेश कुमार तो जिला बदर है, जब आएगा तो कार्रवाई करेंगे। इसका सीधा मतलब है कि नैनीताल पुलिस के कप्तान खुद इस बात को मानते हैं कि कोई भी धारा पुलिस लगा सकती है और बिना जांच के हटा भी सकती है, और आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस कोशिश भी नहीं करती है, बल्कि उनका आने का इंतजार करती है ताकि वो खुद पुलिस के पास आए और सरेंडर करें। सार्वजनिक तौर पर साफ देखा जा सकता है कि पीड़ित मनोज गोस्वामी और उसका 11 साल का बेटा, जो हमले का विस्तृत ब्यौरा सार्वजनिक तौर पर लगातार पुलिस को दे रहा है, पुलिस उस पर जांच तक नहीं कर रही है। एक बार मान भी लिया जाए कि आरोपी हृदेश कुमार ने हमला नहीं किया, तो क्या जांच पूरी होने तक मनोज गोस्वामी को पुलिस सुरक्षा मुहैया नहीं करवा सकती थी ताकि सच सामने आ सके? और अगर वास्तव में हिस्ट्री शीटर रहे हृदेश कुमार ने जानलेवा हमला किया है, तो क्या पुलिस को दूसरे हमले का इंतजार है ताकि वो हमला करने आए और उसके बाद पुलिस उसे गिरफ्तार कर सके? 6 अगस्त को इस मामले में एक नया मोड़ आ गया, जिसमें अवैध खनन में लिप्त हिस्ट्री शीटर के खिलाफ शिकायत करने वाले हल्द्वानी निवासी मनोज गोस्वामी पर शनिवार देर शाम ऑटो चालक राजू आर्या ने मुकदमा दर्ज करवाया है। शिकायत के अनुसार 6 अगस्त की शाम 5 बजे जब वो ऑटो लेकर घर जा रहा था, तब मनोज गोस्वामी ने ऑटो रुकवाकर उसके साथ मारपीट की और उसकी चाबी छीन ली। तहरीर में राजू ने लिखवाया है कि मनोज ने उससे कहा कि हिस्ट्री शीटर हृदेश कुमार के खिलाफ लिखाए गए केस में उसकी ओर से गवाह बन जाए और बदले में 10,000 रुपये ले ले। इस पर मैंने गलत गवाही देने से इनकार कर दिया तो मनोज ने मुझे थप्पड़ मारने शुरू कर दिए और फिर मारपिटाई करने लगा। राजू ने तहरीर में ये भी कहा है कि मनोज ने उसे धमकी दी है, अगर उसने गवाही नहीं दी तो मनोज उसे और उसके परिवार को जान से मार देगा। यहाँ हैरानी इस बात की है कि जो समय और दिन राजू ने अपनी तहरीर में लिखवाया है, उस दिन ठीक उसी समय मनोज गोस्वामी नैनीताल जिला मुख्यालय में मौजूद था। अब सवाल उठता है कि एक ही समय एक ही व्यक्ति 2 जगह भला कैसे मौजूद हो सकता है? मनोज गोस्वामी नैनीताल जिला मुख्यालय अपनी मां, अपने बेटे और अपने भाई के साथ आए थे और 4:45 बजे तक नैनीताल में ही थे। हनुमानगढ़ी में मौजूद लोगों से इसकी पुष्टि भी की जा सकती है। साथ ही सूत्रों के अनुसार पता चला है कि राजू आर्य नाम का व्यक्ति, जिसने मनोज गोस्वामी पर आरोप लगाए हैं, वो ऑटो चालक तो है ही नहीं, बल्कि वो हिस्ट्री शीटर हृदेश कुमार के घर पर काम करने वाला एक नौकर है। अब फिर से पुलिस के ऊपर ही सवाल खड़ा हो जाता है कि पहले मुकदमे में साक्ष्य होने के बावजूद काठगोदाम पुलिस मनोज गोस्वामी को कई महीनों तक टहलाती रही, लेकिन राजू आर्य की शिकायत करने पर 6 अगस्त को 5 बजे हुए मारपीट प्रकरण दिखाकर उसी दिन मुकदमा भी पंजीकृत कर देती है। इसलिए अब पुलिस की शाख पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। बतौर मनोज गोस्वामी काठगोदाम पुलिस खनन माफियाओं से दोस्ताना व्यवहार निभा रही है और इनका साथ जिले के कप्तान बखूबी दे रहे हैं। और मनोज गोस्वामी के सूत्रों के अनुसार काठगोदाम प्रभारी ने दफा 307 को हटाने और उल्टा पीड़ित मनोज गोस्वामी पर फर्जी मुकदमा करने के लिए भारी मात्रा में घूस ली है। हालांकि आवाज इंडिया इसकी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन 6 अगस्त को हुए झूठे मुकदमे से स्पष्ट हो रहा है कि जिले में पुलिस निष्पक्ष नहीं है।
जिले में स्थानीय पुलिस राजनेताओं और माफियाओं का अजीब सा ही कॉकटेल सामने आ रहा है, जो कि लोकतंत्र के लिए घातक है। ऐसे में एक आदमी के लिए न्याय पाना दशरथ मांझी के पहाड़ तोड़ने जैसा है। यही वजह है कि कुछ बायस्ड पुलिस अधिकारियों की वजह से उत्तराखंड में ईमानदार पुलिस वालों को भी जनता शक की निगाह से देखती है। ब्यूरो रिपोर्ट, आवाज इंडिया।